वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा था इट्स इंडिया एक्ट। अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो आज इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, मैसूर और हैदर अली। मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात यहाँ पर एक हिंदू राजा ने एक नए वंश की स्थापना की और यह वंश कालांतर में वडियार डायनेस्टी के नाम से जाना गया। पहले हम देखें मैसूर कहाँ है। ये दक्षिण भारत का, आज कर्नाटक में है, एक नगर है, लेकिन मैसूर एक स्टेट हुआ करता था किसी जमाने में। ये मैसूर है बेंगलोर के पास में, यानी कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर जब मैसूर स्टेट पतन की राह पर चल पड़ा था, इसका कारण था कि एक तो यहाँ के शासक कमजोर हो गए और दूसरा यहाँ के मंत्री ताकतवर हो गए। एक नंदराज जो सर्वाधिकारी था और दूसरा दुलवई। इन लोगों ने यहाँ के शासक चिक्का कृष्णराज को अपने हाथों का कठपुतली बना रखा था। ये चिक्का कृष्णराज और नंदराज और देवराज दो मंत्री थे, इनको बना रखा। दूसरी ओर जो आज का मेरा चैप्टर है हैदर अली, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हैदर अली का जन्म दक्षिण भारत में ही 1721 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता इसी मैसूर राज्य के एक सैनिक के रूप में शासन करते हुए, क्षमा कीजिए, सैनिक के रूप में सेवा करते हुए फौजदार के पद तक पहुंचे थे और वह बुद्धिकोट के फौजदार थे। इत्तफाकन या दुर्भाग्यवश जब इसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की थी तो 1728 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हो गई। किसी तरह अपना जीवन यापन करता हुआ बड़ा होने लगा। शिक्षा दीक्षा उसकी हो न सकी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बदौलत ये पहले सेना में नौकरी प्राप्त किया इसी मैसूर राज्य में और धीरे धीरे तरक्की करता हुआ फौजदार के पद तक पहुंचा और डिंडीगुल का यह फौजदार बना। एक शासन का पद होता है। कालांतर में इसने कई जागीरों को प्राप्त किया था वहां के राजा से और प्रगति करता हुआ यह मुख्य सेना नायक बन बैठा, चीफ कमांडर ऑफ द मैसूर स्टेट। उसने यह महसूस किया कि मैसूर की हालात बहुत दिन प्रतिदिन बदतर हो गए और इसका कारण वहां के मंत्री हैं। इसने उन मंत्रियों की हत्या कर दी, विशेष रूप से नंदराज को हटाकर और फिर उसका राजा बन बैठा। 1761 ईस्वी में उसने वहां के राजा को हटा करके मैसूर की गद्दी पर बैठा। थोड़ा इसके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। यह निर्भीक, वीर और अत्यंत ही ऊर्जावान और उत्साही व्यक्ति थे। बहुत ही कम उम्र में अब तरक्की करता हुआ यह उच्च पद को प्राप्त किया। यह तीव्र बुद्धि को था, इसकी
कि वह शार्प माइंड जिसको कहते हैं, वो उसका माइंड बहुत शार्प था और किसी भी काम को, विशेष रूप से ऑफिशियल वर्क को, बहुत जल्दी और कुशलतापूर्वक समझ लेता था। यानी कि सरकारी कार्यों में भी ये दक्ष हो चुका था। सैनिक कार्यों में तो जब अपनी लगन की बदौलत इसने अच्छे मुकाम हासिल की थी। ये अच्छे चरित्र का भी व्यक्ति था। ईमानदारी के साथ इसने अपने सभी कार्यों को निभाया। जब यह गद्दी पर बैठा तो उस वक्त की परिस्थितियां इसके चारों ओर शत्रु की शत्रु थी। मराठा एक ताकतवर शक्ति के रूप में थी। हैदराबाद के निजाम इसके सख्त विरोधी थे। त्रावणकोर जो कर्नाटक के अंतर्गत था, यह आज का कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक के जो अंग्रेजों और निजाम के हाथों में। तो यहाँ पर मद्रास के पास अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये काफी ताकतवर हो गए थे और पूर्वी तट पर इन्होंने अपना अधिकार जमा रखा। तो एक तरफ हमने देखा मराठे, दूसरा निजाम हैदराबाद को, और त्रावणकोर और कर्नाटक, ये सारे के सारे उनके विरोधी थे। कर्नाटक और हैदराबाद में दोनों ही राज्यों में उत्तराधिकारी की लड़ाइयां चल रही थी, अतः वो थोड़े कमजोर हो चुके थे। दूसरी ओर इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तीसरा, पानीपत की युद्ध में पराजय के पश्चात 1761 ईस्वी में पराजय के पश्चात मराठे भी कमजोर हो गए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि यह बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी मैं बार बार चर्चा करूंगा, लेकिन इसने अपनी बुद्धि के बल पर, इंटेलिजेंसी के बल पर एक सेनापति रहते हुए इसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर अपना एक बार सेना को संगठित किया। उसके तरह ही इसने ड्रिल कराया, प्रशिक्षण दिया और डिंडीगुल में, जहाँ का वह फौजदार रह चुका था, इसने एक शस्त्रागार की स्थापना की और इसमें उसको फ्रांसीसियों से मदद मिली। फ्रेंच आर्मी की मदद से इसने शस्त्रागार को स्थापित किया और जब 1761 ईस्वी में जब यह डिफेक्टर रूलर हो गया तो इसने और भी चीज़ों को इसने सुधार किया। इसने शिप यानी कि जो जहाज था, सैनिक दृष्टिकोण से उन जहाज़ों को भी खरीदा, जो इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। 1761 में सत्ता हासिल करने के बाद 1763 ईस्वी में इसने कुछ विजय अभियान किया, जिसमें नैयर राजाओं के विरुद्ध किया। फिर इसने बिदनूर पर विजय पाया, सुंदा पर विजय पाया, सेदा को अपने अधिकार में जमाया, कन्नड़ के क्षेत्रों में भी इसने अपना विस्तार किया और मालाबार तट है, इस तट पर भी इसने अपना अधिकार जमाया। मालाबार तट पर इसलिए अधिकार जमाया ताकि वो अपनी सामुद्रिक शक्ति को बढ़ा सके, क्योंकि तत्कालीन समय में यूरोपीय शक्तियां आ गई थी भारत में और वो भारत में एक एक करके वो राज्यों पर अपना अधिकार जमा रही थी, भारतीय राजाओं पर, और वो नेवल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था। अतः उसने अपनी नौसेना शक्ति में काफी वृद्धि की और इस नौसेना शक्ति वृद्धि करने में उसने कुछ विदेशियों से, विशेष रूप से डच से उनको मदद मिली थी।
मालाबार तट का दूसरा फायदा था वाणिज्य और व्यापार में। यहां से वाणिज्य और व्यापार में उसे काफी मदद मिलती और ऐसा हुआ। उसने इतने क्षेत्रों पर विजय पाया, सैन्य शक्ति में वृद्धि की, वारशिप में वृद्धि की। इनसे इसके आसपास के जितने भी राजा थे वो इसे खतरे की घंटी समझे। पेशवा माधवराव जो मराठा था उसने 1765 में इस पे आक्रमण कर दिया और इस पर विजय पाई, यानी कि हैदर अली उस वक्त पराजित हुआ, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाया। कालांतर में हैदराबाद के निजाम और मराठे इसके विरुद्ध एक संघ बनाया और उसको ब्रिटिश बहुत ही पैनी नजर से देख रहे थे। इसने बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक मराठों को एक अच्छे खासी रकम की लालच देकर उनको शांत कर दिया, यानी कि उनको इस संघ से अलग कर दिया। फिर उसने निजाम को भी लालच दिया, चूंकि मराठे निजाम को मिलाकर के इस पर आक्रमण करने की योजना ब्रिटिश ने बनाया था, तो मराठे को उसने पैसे से लालच दे करके वापस कर दिया। निजाम को भी प्रलोभन दिया कुछ क्षेत्र का। अब अंग्रेज बिल्कुल ही अलग हो गए। अब हैदर अली ने एक आगे की चाल चली और उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की राजनीति बनाया। लेकिन 1764 ईस्वी में तो मराठे एक बार फिर से आक्रमण कर दिए और 1765 ईस्वी में एक संधि की गई। ये संधि के अनुसार 1766 ईस्वी में इसे 32 लाख रुपए देने पड़े मराठों को। लेकिन 1767 ईस्वी में एक बार एक नई संधि हुई। यह संधि हैदर अली ने निजाम के साथ किया और यह अंग्रेजों के विरुद्ध था। इस के अनुसार हैदर अली जो मैसूर का शासक था और निजाम जो हैदराबाद का शासक था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षशील किए। लेकिन अंग्रेज संघर्ष तो किए, लेकिन इन पर भारी पड़े। हैदर अली एक बार तो पराजित हो गया। इसकी इस पराजय को देख करके निजाम ने भी अंग्रेजों के साथ संधि कर डाली 1768 में। और निजाम को अंग्रेजों ने यह बताया कि हैदर अली ने मैसूर के राज्य को हड़पा है और अगर इसकी शक्ति बढ़ गई तो निजाम को भी हड़प लेगा। ये निजाम का ईयर पॉइजन किया गया था। उसके विरुद्ध ही उसके कानों में जहर घोला गया था। अतः निजाम ने अंग्रेजों को उस मैसूर का दीवानी दे दिया जो कि हैदर अली के पास है। जो चीज हैदर अली के पास है उसका दीवानी हैदराबाद के निजाम ने दिया। यह अंग्रेजों और मैसूर के बीच एक संघर्ष का मुद्दा बन गया और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। निश्चित था कि संघर्ष होना ही था। हैदर अली ने इस युद्ध में संघर्ष जो शुरू हो गया, उसके इस युद्ध में मराठों का भी सामना करना
1769 ईस्वी में सर्वप्रथम उसने मद्रास पर आक्रमण किया और इस मद्रास पर उसने विजय पाया और अप्रैल 1769 ईस्वी में जब मद्रास पर उसने विजय पाया तो उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई जिसमें अंग्रेज जो कि हैदर अली के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा दिए थे वो उसको लौटा दिए और हैदर अली ने अंग्रेजों के क्षेत्र को लौटा दिया। अब अगली बार 1780 ईस्वी में जिसे हम एंग्लो कर्नाटक का दूसरा युद्ध कहते हैं प्रारंभ हुआ। इसमें हैदर अली, निजाम और मराठे तीनों शामिल थे। तीनों के अपने अपने ग्रीवांसेस थे। निजाम इसलिए नाराज था कि उसे 7 लाख रुपया अंग्रेजों को देना था जो 1768 ईस्वी में एक संधि हुई थी और उसमें से जो क्षेत्र दिया गया था उस क्षेत्र के रेंट के रूप में इसे 7 लाख उसने अभी 12 वर्ष हो गए उसने लौटाया नहीं था। दूसरा, नवाब जो कर्नाटक का नवाब था उसने त्रावणकोर पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसमें अंग्रेजों की मदद मिली थी। तीसरा, गुंटूर पर क्षेत्र पर जो कि इसके रिलेटिव था, रिलेटिव के हाथों में क्षेत्र में था, यानी कि निजाम के रिलेटिव के हाथों में था, उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया। उधर हैदर अली इसलिए नाराज था कि इनके साथ 1771 ईस्वी में एक संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ कि अगर कोई भी वाह्य आक्रमण होगा तो अंग्रेज पर होगा तो हैदर अली उसको मदद करेगा, हैदर अली पर अंग्रेज उसको मदद करेगा। लेकिन जब मराठों का आक्रमण हुआ था तो अंग्रेज ने कोई मदद नहीं की थी, इसलिए हैदर अली काफी नाराज था। उधर मराठे इससे नाराज थे कि जब मराठा सरदारों का आपस में जब संघर्ष हुआ तो अंग्रेज उनके बीच में इंटरफेयर किया, दखलंदाजी किया। ऐसी परिस्थितियों में 1800 ईस्वी में इन तीनों के सम्मिलित एक संगठन बना, निजाम, मैसूर और मराठा। हैदर अली ने कर्नाटक का जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण से बेली का जो सेना थी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, उसको पराजित किया और कांजीवरम पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार हेक्टर मुंड्रो जो एक बहुत ही अनुभवी सेनापति था, उसको वापस मद्रास किले तक लौटना पड़ा था। सेंट जॉर्ज के किले पे जाकर के उसने शरण लिया था। आगे बढ़ते हुए हैदर अली ने आरकोट पर विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसे परिस्थिति में अंग्रेजों ने हैदर अली से संधि की याचना की, लेकिन दूसरी तरफ आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर दिया था पोर्टोनोवो के पास में। लेकिन टीपू सुल्तान ने वांडीवास पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी बीच में युद्ध का कभी इस तरफ कभी उस तरफ इस तरफ पलड़ा चलता रहा। कभी अंग्रेज इस पर अधिकार कर लेते थे, कभी हैदर अली उस पर अधिकार करता था। इसी बीच युद्ध के दौरान ही, यानी द्वितीय एंग्लो कर्नाटक 1782 ईस्वी में दिसंबर 7 तारीख को हैदर अली की मृत्यु हुई। लेकिन युद्ध कंटिन्यू करता रहा। हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन हैदर अली का व्यक्तित्व को कुछ और पहलू है। हैदर अली एक बहुत अच्छा प्रशासक था। उसने अपने राज्य में एक कुशल प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने मुगल प्रशासन को ही फॉलो किया। उसने राजस्व व्यवस्था में भी मुगलों की राजस्व व्यवस्था को फॉलो किया। वह मैसूर राज्य छोटा सा था, कमजोर था, उसने उसको शक्तिशाली बनाया। वह मैसूर राज्य जो डिवाइडेड था, असंगठित था, उसको उसने संगठित किया
और उसके क्षेत्रों में काफी विस्तार किया। और एक समय ऐसा भी आया कि वह दक्षिण भारत का एक सशक्त राज्य के रूप में जाना जाने लगा। वह एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति भी था। हालांकि उसने हिंदू राजा को हटाकर गद्दी प्राप्त किया था, लेकिन उसके दीवान, उसके मंत्री, उसके कई बड़े अधिकारी हिंदू ही थे। अतः वह कुछ विद्वानों ने उसे धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति कहा है। आज इतना ही। कल हम लोग टीपू सुल्तान थे।